रेडियो से आवाज़ आ रही थी, सफाई कर डालो, तिल चट्टों को मार डालो, बड़े पेड़ काट डालो। ये कोई सफाई अभियान नहीं था, ये एक कोड वर्ड था देश में होने वाले एक बड़े जिनोसाइड का। 100 दिन के अंदर, मात्र 100 दिन के अंदर 8 लाख लोग मारे गए एक अफ्रीकन देश के अंदर। उस देश ने इस त्रासदी को झेला और किस तरह से वो देश इस त्रासदी से बाहर निकला, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये कहानी है अफ्रीका के लैंडलॉक्ड कंट्री रवांडा की, जिसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे आप डीआरसी भी बोलते हैं, तंजानिया और युगांडा। सिर्फ 100 दिन के अंदर ये देश पूरी तरह से नर्क बन गया। दोस्त दोस्त को मार रहा था जो सुबह को उसके साथ चाय पी करके गया, शाम को वही उसके घर चाकू हथियार लेकर के उन्हें मारने के लिए चला गया। पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा था। तबाही का मंजर हर जगह था। सबसे बड़ी गवाह वहाँ की राजधानी किगाला बनी। उसने इस दंश को झेला। किस तरह से पीड़ा सहने के बाद वो देश बाहर निकलता है और आज उस देश की गिनती अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तेजी से डेवलप करने वाली जो कंट्रीज हैं, उनमें रवांडा देश की गिनती की जाती है। कैसे उसने इसको पॉसिबल बनाया, बाहर कैसे निकला। रवांडा में मेनली दो सेक्शन है, या कहिए कि दो वहाँ पर एथनिसिटीज़ हैं। एक एथनिसिटी का नाम है हुतू और दूसरी का नाम है तुत्सी। हुतू एंड तुत्सी। इनमें से जो हुतू हैं वो मेजॉरिटी में है। करीब वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका 85% हुतू हैं और 15% है तुत्सी। ये रवांडा देश पहले कॉलोनी हुआ करता था जर्मनी का। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार जाती है तो उसके बाद वहाँ पर कॉलोनी बन जाता है ये देश बेल्जियम का। तो ये जो हुतू और तुत्सी लोग थे, इनमें से हुतू थे तो मेजॉरिटी में, बट वो फाइनेंशियली वीक थे और कम पढ़े लिखे थे, खेती किया करते थे। वहीं जो तुत्सी लोग थे वो 15% थे, कम थे, लेकिन वो उनके पास पैसा ज़्यादा था, पढ़े लिखे थे, तो उनका रसूख ज़्यादा था। तो बेल्जियम वाले लोगों ने जब वहाँ पर राज किया तो इन तुत्सी लोगों का सहारा लिया, उन्हें अपने शासन में ज़्यादा हिस्सेदारी दी, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए दिए गए, फैसिलिटीज़ उनको ज़्यादा मिली। पहले वहाँ के लोग में हुतू और तुत्सी में इतना ज़्यादा डिफरेंस वो फ़ील नहीं करते थे। लेकिन फिर बेल्जियम ने क्या किया कि इन लोगों के आई कार्ड्स बनाए और उन आई कार्ड्स में आइडेंटिटी दी उनको और उसपे लिख दिया गया कि ये हुतू है और ये तुत्सी, आई कार्ड पर लिख दिया गया। तो टाइम आगे चलता गया, धीरे-धीरे वो जो हुतू लोग हैं, उन्हें लगने लगा कि तुत्सी लोगों को हमसे ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस दी जा रही हैं, उनके पास हमारे से ज़्यादा अधिकार है। वो हमारी नौकरियाँ छीन रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज़ के ऊपर ज़्यादा उनका कब्ज़ा है। तो धीरे-धीरे ये जो भेदभाव है, ये एक नफ़रत में बदलता चला गया और एक दिन जाकर के ये नफ़रत साल 1994 में नरसंहार में बदल जाती है। रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल, उनका विमान क्रैश कर जाता है। हालाँकि आज तक ये नहीं पता चला है कि उसके पीछे का कारण क्या था। ये जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उस दौर के, वो हुतू समुदाय को बिलॉन्ग करते थे। अब जो कट्टरपंथी हुतू नेता थे, उन्होंने ये अफ़वाह फैला दी कि भई इसका कारण तुत्सी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रपति जुवेनाल को मरवाया है। और घोषणा की जाती है रेडियो के ऊपर कि अब इकट्ठे होने का टाइम आ गया है, सफाई करनी है, तिलचट्टों को मार डालो, बड़े पेड़ काट डालो। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो कोई सफाई का अभियान नहीं था, वो लामबंद होने का एक कोड वर्ड था कि हुतू लोग सभी एक साथ आ जाए और जो तुत्सी लोग हैं उनका नरसंहार, उनकी सफाई शुरू कर दो। लिस्ट पहले से ही तैयार थी कि किन लोगों को मारा जाना है पहले। तो लोगों को रास्ते में रोक करके उनके आई कार्ड्स चेक किए जाते थे, देखा जाता था कि वो हुतू है या तुत्सी है। अगर आई कार्ड पर उसके तुत्सी निकला तो उसको वहीं मार दिया जाता था। और इस दौरान इन 100 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए, बच्चों, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। लगभग 2.5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देश भाग रहे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 3 नेबरिंग कंट्रीज़ डीआरसी, तंजानिया और युगांडा। हालाँकि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वो चर्चेज़ में भी इकट्ठा हुए, जहाँ वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि हमें बचा लो, लेकिन दंगई लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं और जिस चर्च में वो अपनी जान की हिफ़ाज़त के लिए भगवान के दर पे गए थे, वही चर्च उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया जाता है, वहाँ भी उनका नरसंहार किया जाता है। ये जेनोसाइड करने वाले लोग किसी आतंकवादी संगठन के नहीं थे। ये आम लोग थे, दुकानदार थे, उन लोगों के पड़ोसी थे, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार ही उन्हें मार रहे थे। और ये लड़ाई गोलियों से, बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही थी, मशाते से लड़ी जा रही थी। मशाते मतलब एक लंबा-सा धारदार चाकू, जो बहुत खतरनाक हथियार माना जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खेती करने में, पेड़-पौधों को काटने में। यहाँ आकर के कहानी और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि उस दौर में रवांडा के अंदर यूनाइटेड नेशंस की सेना भी मौजूद थी, उसी दौर में। लेकिन उसके पास इतने अधिकार नहीं थे कि वो लड़ाई को रोक सके। तो यूनाइटेड नेशंस के जो सैनिक थे, वो भी चुपचाप इस नरसंहार को देख रहे थे। और जितने बड़े देश हैं, उन्होंने वहाँ से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था और इन तुत्सी लोगों को, जो रवांडा के ही थे, उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया। जुलाई 1994 में सामने आती है एक रेबेल आर्मी।
जिसका नाम आरपीएफ, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट, जिसे लीड कर रहे थे उस टाइम पॉल कगामे। तो वो जुलाई तक पहुँचते-पहुँचते जेनोसाइड पर कंट्रोल कर लेते हैं और देश की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन इन 100 दिनों के बीच में 8 लाख मारे जा चुके थे। अब आता है इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा। रवांडा देश इतनी तबाही झेलने के बाद अब आप अपने आप को बदलना चाहता था, तो आरपीएफ ने जो कंट्रोल कर रखा था, तो उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि अब हम हुतू और तुत्सी नहीं हैं, हम अपने देश के नागरिक हैं, केवल और केवल रवांडन हैं। हम इस तरह का डिवीज़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अपने आप को हुतू या तुत्सी कहे। कोई नेता भी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करेगा। हम केवल और केवल रवांडन हैं। आरपीएफ ने सत्ता में आने के बाद जो मेन मेन उन्होंने जो इम्प्लीमेंट्स किए, एक तो करप्शन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। दूसरा, उन्होंने महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाई, साफ-सफाई, हेल्थ सर्विसेज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर पूरी जान लगा दी उन्होंने। और आज के टाइम में अगर बात की जाए तो उनकी जो राजधानी है किगाली, उसे अफ्रीका की क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। और अगर आप कभी ब्लॉग देखते हैं तो किगाली शहर को देखना आपको लगेगा कि आप यूरोप में हैं, किसी विकसित देश के अंदर हैं। एक शानदार एग्जाम्पल उन्होंने ये पेश कर दिया है दुनिया के सामने। रवांडा देश से हम कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पहली सीख तो ये है कि जो नफ़रत होती है, वो अचानक किसी के मन में नहीं आती है। वो धीरे-धीरे करके डेवलप होती है और ऐसे डेवलप तभी होती है, जब आप किसी एक पक्ष को नज़रअंदाज करें। तो कोई भी देश जो है, वो तभी अच्छी तरीके से आगे चल सकता है, जब सब लोगों को समान अधिकार दिए जाएँ। तो अगर समान अधिकार दोगे, तो फिर ये नफ़रत की जगह बचेगी ही नहीं, नरसंहार की कोई जगह नहीं बचेगी। दूसरी चीज़ हम उससे ये सीख सकते हैं कि जो बुरी परिस्थितियाँ होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती हैं। उनसे बाहर निकला जा सकता है और उनसे बाहर निकलने का तरीका होता है एक सुशासन, जिसमें लोगों का ध्यान रखा जाए, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, उन सब पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो बाहर निकला जा सकता है। आप अपने देश को एक विकसित देश की तरह बना सकते हैं।